मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए कवायद तेज हो रही है। शिवसेना ने संकेत दिया है कि मुंबई में जल्द ही गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुंबई में जल्द ही गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि वैसे इस पहल को शरद पवार की तरफ से माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिशों सहित विभिन्न मुद्दों पर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। राउत ने आरोप लगाया कि रामनवमी और हनुमान जयंती को मनाने के लिए निकाली गई शोभा यात्राओं पर हुए हालिया हमले खासकर उन राज्यों के मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रायोजित है, जहां पर अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा था। संजय राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई अन्य गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की थी और चर्चा करने की इच्छा भी जताई थी। दरअसल संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र में देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। राउत ने कहा कि एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर चर्चा की है और मुंबई में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को नया हिंदू ओवैसी कहकर अपना तंज कसा है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करते हुए एक आक्रामक कदम उठाया है। जाहिर है कि एक तरफ जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं शिवसेना इसी बहाने एमएनएस को भी निशाने पर ले रहा है। वैसे इस बार विपक्षी वार्ता के दायरे को बढ़ाया गया और सांप्रदायिकता के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी को भी शामिल किया गया। वैसे इन कवायदों के बीच एक बड़ा सवाल जो अपना जवाब मांग रहा है वह है विपक्ष का नेता आखिर कौन होगा। जी हाँ, तो मोदी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और 2024 के चुनाव से पहले ये मोर्चा बनाने की कवायद तेज हो गई है। शिवसेना ने संकेत दिया है कि मुंबई में जल्द ही गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, लीडर है बीजेपी की। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, लीडर है शिवसेना के। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूँ। क्यों ऐसा संजय राउत को लगता है कि एक सम्मेलन होना चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए जिसमें तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि देश में किस तरह के ऐसे हालात बने हुए हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता आप लोगों को हो रही है? देखिए नेहा जी, स्पष्ट एक चीज बताते हैं, इस समय जो देश के हालात हैं वो किसी से कोई हर आदमी इस विषय में जानता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गृह मंत्री जी के लड़के थे उनकी जमानत याचिका रद्द की गई, लेकिन उनको जमानत जब चुनाव शुरू हुए तब जमानत उनको मिल गई। आज महंगाई देखिए आप, बेरोजगारी देखिए आप, पेट्रोलियम के दाम आज कितने बढ़ते चले आ रहे, जबकि कच्चा माल हमारा जो है कम दामों पे मिल रहा है। आप 2014 से अगर तुलना करें इस चीज की तो उसमें कच्चा तेल महंगा था, लेकिन माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सरकार थी, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, उन्होंने तेल महंगा नहीं होने दिया। उस समय ये लोग आए दिन माननीय स्मृति ईरानी जी, माननीय राजनाथ सिंह पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर रोज धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज अगर हम जब मांग कर रहे हैं इन सब चीजों की तो शायद इनकी दुकानों में जूं नहीं रेंग रहा है। अब क्यों इसलिए नहीं रेंग रहे हैं कि 4 राज्यों में चुनाव हुए, इनको अगर जनता ने दे दिया है तो ये समझ ले सब महंगाई उन्होंने ऐसा कर ली है। ठीक है सर, ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, क्यों ममता बनर्जी ने खत लिखा तमाम गैर शासित बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को? क्या वजह थी, क्या मांग की गई, क्या लिखा गया था उस पत्र में? बात तो ये है कि आज आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस समय देश
इमरजेंसी से भी बुरी हालत में गुजरा है। इमरजेंसी के समय इतनी बुरी हालत नहीं थी जो इसमें बुरी हालत है। आज लोकतंत्र के चारों खंभे पे जो है आज चोट पहुंचाई जा रही है। कोई भी इंसान इनके खिलाफ मुंह खोलता है तो उसको पाकिस्तान जाने की धमकी दे देते हैं या तो इसे घर में बुलडोजर चलवा देते हैं। आज न्याय व्यवस्था खत्म हो गई, आज तो बुलडोजर व्यवस्था नहीं शुरू हो गई है। अगर किसी आरोपी को आप बुलडोजर चलाकर उसका घर गिरा दोगे तो सबसे पहला घर तो प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का गिरना चाहिए था। आरोपी तो वो नहीं थे, गुजरात दंगों में भी आरोपी सर, थे। खत में क्या लिखा गया था इस पे आइए ना सर। पत्र में यही लिखा था कि जो आज विपक्ष है, विपक्ष के पास आज भी 60% से ज्यादा वोट पड़ते हैं, लेकिन 35 से 40% लोग जो है आज विराट कर रहे हैं और यही जनता को समझाना है, ये मैसेज देना है जिसकी वजह से आज इनको एक तरीके से सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। उस चुनाव क्या ये जो बैठक होने वाली है, जो संकेत संजय राउत दे रहे हैं, ये ममता बनर्जी के आह्वान पर हो रही है क्या? बिल्कुल, ममता जी सबसे पहले कई महीनों से लगातार वो बंगाल के चुनाव के बाद से ही उनकी ये कोशिश तो जारी हो चुकी थी कि किसी तरीके से केंद्र की सरकार को यहाँ से रिस्क्यू किया जाए। लेकिन अब ये धीरे धीरे हर विपक्ष को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब इससे जब चोट पड़ती है तो इंसान तब जाग जाता है। तो आज हर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको सीबीआई का, ईडी का डर दिखा करके, घर में बुलडोजर चलवा करके, काम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके जिस तरीके से आज लोकतंत्र के चारों खंभे को खतरे में डाल दिया है सरकार ने, एक तरीके से तानाशाही की नीति चल रही है पूरे देश के अंदर, ताकि आप बेरोजगारी के बारे में बात। ठीक है संजय जी, ठीक है, ओके, ठीक है। कंचन जी, बेरोजगारी, महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग, सांप्रदायिक वैमनस्य जैसी तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जो गैर बीजेपी शासित है, उनको खत लिखा। शरद पवार भी चाहते हैं कि बैठक को संजय राउत ने इस तरह के संकेत दिए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या 2024 के लिए जो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, फंस पाएंगे मोदी सरकार उसके अंदर? जी नेहा जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो बात है कि विपक्ष मिल करके जो कार्य करने जा रहा है, मैं एक उदाहरण आपको दूंगी कि एक होता है शेर और बहुत सारे होते हैं शियार। तो जब शियार गलत होते हैं और शेर चल रहा होता है ना, तो अगर वो आवाज भी उठाते हैं ना तो दबकर उठाते हैं। तो वही बात है कि कोई मुद्दे नहीं बचे हैं विपक्ष के पास, कोई चीजें नहीं बची हैं। अगर यही बात जो हमारे 8 राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आइए ना, उत्तर प्रदेश का आईना एकदम साफ है, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है, किसी प्रकार के दंगे नहीं है। जो लोग दंगा करने वाले लोग हैं, उन्माद वाले लोग हैं, विवाद वाले लोग हैं, वितंडावाद वाले लोग हैं, वो जो लोग पत्थर बरसाने वाले हैं नेहा जी, वो इस टाइम पे फूल बरसा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है, वहाँ पे भी तो दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल बात है। तो उनके लिए एक योजना बनाई गई है और उनको डर व्याप्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसे ही वहां पर जहां पर थोड़े से भी हौसले उन लोगों के रह गए हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें ये बात पता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा पहले पता चल गई, उनको थोड़ा बाद से पता चल रही है और उनके घर में भी वही होगा, उनके साथ भी वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और वैसे मैं चाहूंगी कि ये चीज तो हर एक राज्य में होनी चाहिए, हर एक जगह होनी चाहिए कि जो लोग नेगेटिव पर्सन है, जो गंदे लोग हैं, उन लोगों को पता चले कि शासन का कानून का शासन है और जो सुव्यवस्थित कानून है वो सुनिश्चित होना चाहिए, वो ठीक ठाक चलना चाहिए। बाकी आप कितनी भी बैठकें कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप ठीक से मुद्दों को नहीं उठाएंगे, ठीक से कार्यों को नहीं उठाएंगे, ठीक से बातों को नहीं उठाएंगे, तो आपकी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही बात है 2024 का, बिल्कुल ही आप ही कह रहे हैं, वो एक फांस बनाई जा रही है। लेकिन आप कितने भी मिल जाइए, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाइए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। ठीक है, संजय चक्रवर्ती। मैडम जो है जनता पार्टी के द्विवेदी जी एक सेकंड, द्विवेदी जी मैं आती हूँ। चुनाव चल रहा था जिस समय, संजय द्विवेदी जी एक सेकंड रुक जाइए। चक्रवर्ती जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपका रुख करती हूँ जी। मुझे लगता है मैडम को जो है लखीमपुर कांड भूल गई है, मुझे लगता है उन्नाव कांड भूल चुकी है, मुझे लगता है ये हाथरस कांड भूल चुकी है। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होता, उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। मैं आपको कानून की राज की बात बता दूं,
ऐसा कानून चल रहा है कि लखनऊ के अंदर, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लखनऊ के अंदर एक बीजेपी का बिल्डर एक 4 मंजिला बड़ा सा मकान बनाए हुए है, वहाँ पे बाकायदा उसका मार्केट कॉम्प्लेक्स हो लगता है। जैसे वहाँ पे बुलडोजर पर पहुंचा, भाजपा के विधायक पहुंच गए, बुलडोजर वहाँ रोक दिया गया और वो वापस चला गया, उस बिल्डिंग को गिराई नहीं गई। क्या बताती है कानूनी व्यवस्था? तो हटा दीजिए, न्याय व्यवस्था हटा दीजिए, चलाइए सब जगह बुलडोजर, गिरा दीजिए, सारे नेताओं को उठाए घरों को गिरा दीजिए, सबको अरेस्ट कर दीजिए। तानाशाही की राज्य तो आप लोग चला रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं? आप कानूनी व्यवस्था के नाम पे आप किसी को जो है आप अरेस्ट कर लोगे। आपके यहाँ पे जितने नेता लोग हैं इनका क्या होगा? आजकल आज आप सत्ता में है तो सत्ता का इतना घमंड मत करिए कि किसी समय जब सत्ता से बाहर हो जाए। नहीं, ये जो महामोर्चा बनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है चक्रवर्ती जी, क्या लगता है ये कामयाब होगी? क्योंकि 2014 में पस्त कर दिया, 2019 में भी पस्त कर दिया मोदी जी ने, अब 2024 में क्या कुछ कारगर साबित होगा क्या? ये ऐसा है, ये जब भी आप देखोगे चुनाव होता है, ये हिंदू मुस्लिम दंगा, ये भगवान जवान इनके नाम पे जो है ये चुनाव जीतते हैं। ये जो दंगे शुरू किसे हुए हैं ये गुजरात चुनाव के लिए है। ये नया एक स्कीम चला है कि जैसे ही पहले से चुनावी तो पत्थरबाजी कहाँ से शुरू हुई थी संजय जी? हाँ, जो यात्रा में लोग निकल रहे थे उन्होंने पत्थरबाजी की थी या फिर पत्थरबाजी घरों से शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी? दूसरा पद देखिए, अगर आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो शोभा यात्रा के अंदर बंदूक लेके भी चलता है, तलवार लेके भी चलता है, चाकू लेके चलता है। शोभा यात्रा में किसी को देखा है वो बंदूक ला रहा है, वो तलवार ले रहा है। एक एक करके बोलिए प्लीज। ऐसा होता है रामनवमी, आप धर्म के नाम पे दंगा करवा रहे हैं। एक एक करके बात रखिए। धर्म के रास्ते में चलना सिखाइए, धर्म के नाम पे दंगा मत कराइए। आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ठीक है सर, ऐसे कैसे एकजुट कर पाएंगे पूरे विपक्ष को? संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, सर ये कैसे एकजुट कर पाएंगे आप लोग विपक्ष को? गोवा में आप चुनाव हार गए, जहां पर, एक सेकंड सुन लीजिए, जहां पर ये कहा जा रहा था ममता बनर्जी हो सकता है ये जो राज्य है वो भी अपने नाम कर ले, गोवा में भी सरकार टीएमसी बना ले, काफी नेता भी तोड़े गए थे और अपने खेमे में लाए गए थे, उसके बावजूद भी वहां पर टीएमसी कुछ कमाल कर नहीं पाई। तो ऐसे में कैसे ये कहा जाए कि पूरे देश में कमाल कर लेगी? या फिर यूं कहें कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन से या यूपीए में शामिल होने के साथ ही क्या मोदी को टक्कर दी जा सकती है या मोदी सरकार को टक्कर दी जा सकती है? चक्रवर्ती जी जल्दी से जवाब दीजिए, कैसे चुनौती दी जाएगी और कितनी चुनौतियां आप लोगों के सामने होगी? देखिए, चुनौती हमारे सामने है और चुनौती देंगे, इनको साथ ही साथ उनको चुनौती देंगे। इन्होंने जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि मुद्दे इतने सारे हैं, इतने मतलब मुद्दे ही रणनीति बताइए ना सर, मुद्दे तो आप बता चुके हैं पहले, रणनीति बताइए कैसे टक्कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे इस समय हम विपक्ष को उसके स्वर से एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है। इसमें नेता कौन बनेगा इसका ये इशू नहीं है इस समय इशू ये है कि जनता जिस तरीके से इस सरकार से त्रस्त है, जिस तरीके से सरकार ने लोगों को तानाशाही की नीति के तहत एक तरीके से मतलब आप मैंने कहा ना गृह युद्ध की स्थिति लेकर आके खड़ी होती है। अगर आप दो बार शासन पर बैठा रहे हैं, सवाल आपसे पूछा है, ठीक है, एक एक करके ठीक है। कंचन जी एक सेकंड रुके, कंचन द्विवेदी जी प्लीज आप लोगों को मैंने देखा है बीजेपी के जितने भी नेता है प्रवक्ता है इनको जैसी दुष्टि रखते इनको हाथ उठाते हैं वो दिला जाते हैं, इनको बात सकता है, इनको डर होता है, उनकी सच्चाई सामने आ रही है, इसके बारे में सच बोल रहा है, ये हमेशा इनसे डर रहता है। ठीक, ऐसे करेंगे प्लीज, मैं आप लोगों की आवाज बंद करवा दूंगी, इस तरह से नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगी प्लीज। संजय चक्रवर्ती जी, कंचन द्विवेदी जी, ये अन्य बच्चे को चला, ये दुनिया उनकी हो चुकी है, दुनिया उनको दिखता है, इनको महंगाई नहीं दिखती, इनको बेरोजगारी नहीं दिखती, इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता। ठीक है, ऐसे मत करिए प्लीज। संजय जी प्लीज ऐसे मत करिए।
इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी, आवाज बंद कर दीजिए इनकी, प्लीज आवाज बंद कर दीजिए इनकी। संजय द्विवेदी जी, सवाल मेरा आपसे है। संजय द्विवेदी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ममता बनर्जी की अगुवाई में ये तीसरे मोर्चे का गठन होता है तो उद्धव ठाकरे क्या उसमें काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? संजय द्विवेदी जी, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक कांग्रेस के साथ सभी दल एक साथ होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे इसकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तब तक शायद हम लोगों को सफलता मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कर रही थी, मैं उनसे पूछता हूँ, दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण कहाँ गया जब हेड स्पीच दी जा रही थी? आज महाराष्ट्र में जो हाशिए में पड़े थे राज ठाकरे जी, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलके आज उनसे कार्य करा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट ने कब कहा? संजय जी, आप लोग भूल गए जब आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे? आप लोग भूल गए क्या? नहीं, या ये मजबूरी का गठबंधन है? मजबूरी का गठबंधन है जिसके आगे आप लोगों की मजबूरी है चुप रहना। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात ना। क्रिकेट पिच खोदी गई, क्यों खोदी गई? जब इतना आतंक हो गया और सरकार ने ध्यान नहीं दे रही उस तरह की और पाकिस्तान को बराबर खेलने के लिए बुला रही थी, तब माननीय बाला ठाकरे ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं करेगा तो हम इनको क्रिकेट मैच नहीं खेलने देंगे। पूरी मीडिया ने कितना हवाला मचाया था। दूसरा सवाल लीजिए, जब जम्मू कश्मीर में हमारी यात्रा नहीं होने दी जा रही थी, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हम बम्बई से भी प्लेन नहीं उड़ने देंगे, तो उसमें क्या गलत कहा था उन्होंने? लेकिन आज लाउड स्पीकर हटाना, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को लाइन ऑर्डर खराब करना, ये किस तरह की मनसा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और माननीय राज ठाकरे जी की। अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता, भाई माननीय लाउड स्पीकर जो विवाद है वो कोई महाराष्ट्र का विवाद नहीं है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार की चल रही है और पूरे लाउड स्पीकर जो है पूरे देश में लगे हुए हैं। अब बताइए किस प्रदेश में नहीं लगे? लाउड स्पीकर की बात मत करिए, ये बताइए जी, जो तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, क्या लगता है ये मोदी सरकार को चुनौती दे सकेगा? क्या आप लोग मजबूती से लड़ पाएंगे मोदी सरकार से? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरे मोर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मोर्चा बने माननीय मोदी जी के खिलाफ, इसमें सभी पार्टियां एकजुट हो, क्योंकि ये हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं हर प्रदेश में कांग्रेस के बगैर आप किसी मोर्चे की उम्मीद कर सकते हैं? ये संभावना है क्या? कांग्रेस के बगैर ये संभावना इसलिए नहीं है नेहा जी, मैं स्पष्ट कह दूं आपसे, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो भी समझ लें, जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी आज भी है और उसके पूरे हर राज्य में, भले आज वो जीत ना रही हो, लेकिन हर राज्य उसका वोट बैंक है और उसके ठीक है चक्रवर्ती जी, कांग्रेस के बिना कह रहे कोई मोर्चा नहीं संभव है। ममता बनर्जी तो बिना कांग्रेस के ही एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या लगता है कि संभव हो पाएगा? सभी पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया जा सकेगा? देखिए, हमारे लिए इस समय तिनका जोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, इसमें सबका स्वागत है। अभी पहली बात तो ये है कि नेतृत्व को लेकर के कोई सवाल नहीं हमारे पास। और फिर 2 साल है, हम 2 साल के अंदर जितने भी विपक्ष के नेता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी अकेले सरकार चला रहे, उनकी भी एक एनडीए सरकार है, वहाँ पे भी उनके जो है गठबंधन की सरकार है। तो जिस तरीके से उनकी भी एक गठबंधन सरकार है, हम ये एक मोर्चा खड़ा करें। ये मोर्चा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा नहीं है, ये संजय त्रिवेदी जी सही कह रहे हैं, ये पहला मोर्चा होगा जो इनके खिलाफ खड़ा होगा। और जिस तरीके से इन लोगों ने ये पीठ पे छुरा मारने वाले ये लोग हैं, 2014 में ये चुनाव जीतने से पहले, ठीक है, कांग्रेस के साथ आप मुकाबला करने की सोच रहे हैं? मतलब कांग्रेस साथ होगी, आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे, ये कह रहे हैं आप? सब साथ मिलकर के काम करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी इनका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये पीठ से छुरा मांगने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया था, 2014 से पहले अन्ना हजारे को खड़ा किया था ताकि माहौल देश के खिलाफ माहौल बनाया जाए। ठीक है कंचन ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। इन्होंने खड़ा किया है ताकि ये जो है मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया जा सके। आज राज ठाकरे से ये खड़ा कर रहे हैं कि ताकि वो मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं हटाएंगे, ये केवल हिंदू धर्म को केवल और केवल सिर्फ कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक गृह युद्ध की तरफ देश को लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कंचन जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। अब ठीक है, हो गया, आप रुक जाइए। कंचन जी,
अभी आपने सुना संजय चक्रवर्ती जी को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या हिंदू धर्म के लोग कभी कट्टर हो सकते हैं क्या? पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से सभी धर्मों को, सभी विपक्ष पार्टियों को एक स्टेज पर लाने की कोशिश, एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई मोदी सरकार को टक्कर मिल पाएगी क्या? और क्या आपको लगता है कि चुनौतियां बढ़ेगी मोदी सरकार के सामने? देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना नेहा जी कि ये जो बोल रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी भी कट्टरवादी नहीं होता। वो अपने लिए जब न्याय की बात आती है तभी लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है। और अगर हक के लिए लड़ना होना है तो फिर ये तो फिर देश ही नहीं है हमारा, फिर तो हम यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं है। क्योंकि जिनके लिए, जिनकी वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं ना, आप उनको तो कुछ बोलते नहीं, कट्टरवादी तो वो लोग है ना। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2005 में कि 45 डेसिबल केवल माइक चलेगा, लेकिन वो लोग उसका कभी पालन नहीं करते। तो अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। और हिंदू अगर अपने आपकी बात कर रहा है या अपने हक की बात कर रहा है तो वो गलत है। भाई क्यों गलत है? ऐसे कैसे आपने सोच लिया गलत है? ठीक है, ये विपक्षी पार्टियां मिलकर कितनी चुनौती दे सकती हैं, मुश्किलें कितनी खड़ी कर सकती है? क्या ये चुनौती लायक है भी? क्या कोई एक नेता भी है जो मोदी जी के सामने खड़ा रह सके? क्या राहुल जी वैसे हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? क्या कोई है? पहले तो कांग्रेस अपना ही घर संभाल ले, अपनी पार्टी संभाल ले। उनको प्रियंका, अगर उनकी बात की जा रही है, ममता जी बात कर रही है, तो ममता जी कहती क्या है राहुल जी के लिए? उन्होंने तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट सिद्ध कर दिया उनको लिए। वो तो नकारात्मक कहती है कि नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके बल पर तो कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस को कौन समझता है आज? कोई नहीं समझ रहा है, और वो है भी नहीं। पहले तो इन्हें अपना अस्तित्व खोजना चाहिए कि वो कहाँ खड़े और कहाँ से थी, कहाँ आ गए हैं। तो ये पहले देख लेना चाहिए, इसके बाद में कहीं विपक्ष के लिए या फिर मोदी जी के सामने खड़े होने के ख्वाब भी देखने चाहिए। तो जब खुद नहीं संभले हैं, देश और दुनिया को संभालने की क्या बात कर रहे हैं ये लोग? इनसे नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि मोदी जी ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़े। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर 2024 में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए अब एक अलग मोर्चे की बनाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन कितनी चुनौतियां दे पाएंगे मोदी सरकार को, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और क्या इस मोर्चे में कांग्रेस भी होगी या फिर यूपीए के साथ ही ये तमाम विपक्षी पार्टी आकर खड़े होंगे, वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।